Okay, students, as we were doing our chapter 2 socialism in Europe and the Russian Revolution, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, राइट। अब देखिए, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बाद क्या आता है, यहाँ पर सोसाइटी में चेंज देखने को मिलेगा। और चेंज कैसा देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमें बनती हुई दिखेगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो इन्वेंशन है वो होती हुई दिखेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें डेवलप होता हुआ दिखेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो इंडस्ट्रीज थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो लगती हुई दिखेंगी। अब देखो, जब इंडस्ट्रीज लगती है तो थोड़ा सा उस चीज़ को समझना क्या होता है बच्चा। जब इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, हम फैक्ट्रीज लगाते हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं, उसमें हमें एक लैंड चाहिए होती है पर्टिकुलर। मैंने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लैंड की बात करते हैं, रॉ मटेरियल की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, उसमें जो इनपुट हम लगा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम लगा रहे हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है, कि जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिनके थ्रू हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। तो अब जब मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा, ये सब चीज़ें जब वहाँ पे सोसाइटी में होने लगेंगी, तो वहाँ पे सोसाइटी जो है हमें चेंज होती हुई दिखेगी। जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, अब वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में चेंज होती हुई दिखेगी। हमें वहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के साथ, प्रोडक्शन के साथ सर्विसेज भी देखने को मिलेंगी, जो कि टर्शरी ऑक्यूपेशन भी वहाँ स्टार्ट करेंगी, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा सोसाइटी के अंदर, तो जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, जो पहले रूलिंग क्लास बनती थी या फिर रूरल क्लास थी, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रहा करती थी, अब वो चेंज होगी। वो जो पर्टिकुलरली टाइम पीरियड है, वो सोशल चेंज में बदला जाएगा। अब देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ऑब्वियसली बात है, पहले जो लोग प्रिमिटिव कल्चर कर रहे हैं, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर पर जी रहे हैं, तो उनकी सोशल लाइफ अलग है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ अलग है, उनको जितना खेती से हो रहा है मुनाफा वो अलग है, वो पूरे साल में एक बार कर रहे हैं। पर जब हम प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो क्या है, हमारा पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है या पर मंथ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारी इनकम भी कैसी है, हमारी इकोनॉमिक लाइफ भी क्या है, वो भी चेंज हो रही है। कभी घाटा हो रहा है तो कभी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप्ड। ऑब्वियसली बात है, जब मैं इंडस्ट्रीज़ लगाऊंगी तो वहाँ काम करने के लिए लोग आएंगे, और जब वो लोग माइग्रेशन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन भी होंगे, और वो क्या करेंगे, नई सिटी बनाएंगे, नया शहर बनाएंगे, ठीक है, और नए इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन्स बनेंगे। अब जैसे आप देखते हो, नोएडा है, नोएडा क्या है, नोएडा पुराना नहीं है ना, नोएडा है जैसे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन, बट वो न्यू नहीं है ना बच्चा। कैसे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होने लगी, तो आसपास वाले जो सराउंडिंग एरिया थे, वहाँ से वो लोग लेबर के रूप में वहाँ जाने लगे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, ठीक है, जिसकी वजह से नया शहर भी बना, और वो पर्टिकुलर एक रीज़न जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन बना, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जहाँ इंडस्ट्रीज लगेगी तो वहाँ रॉ मटेरियल हमें लाना है, कच्चा माल हमें लाना है, और फिर जो कच्चे माल को हमने प्रोड्यूस करके फिनिश गुड बनाया है, उसे भी मार्केट तक ले जाना है, जिसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए होगा। तो उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में जो है स्टार्टिंग हुई किसकी, रेलवेज़ की, रेलवेज़ एक्सपेंडेड हुई, ठीक है, और हमें दिखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता हुआ, ठीक है। अब जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसके फ़ायदे तो हुए ही कि सोसाइटी हमारी चेंज हुई, हमारी इकोनॉमिक लाइफ चेंज हुई, पर उन्हीं दोनों चीज़ों पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी पड़े, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या क्या इशू हुए लोगों को। देखो, जब स्टार्टिंग में इंडस्ट्रीज लगी ना, तो वो इंडस्ट्रीज में मेंस तो वर्क कर ही रहे थे, इवन वुमेन और उनके चिल्ड्रन, वो भी फैक्ट्रीज में काम करने लगे। इतनी भारी भीड़ जो है उस इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में, उस सिटी में जो है होने लगी कि लोग जो है स्लम में रहने लगे। स्लम आया तब, मतलब बस्तियाँ जब आई, क्योंकि लोगों के पास पर्टिकुलर इतने रिसोर्सेज तो थे नहीं कि वो एक अच्छा घर बना पाते, अच्छी सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है प्रोवाइड कर पाते, ठीक है। उस टाइम में जब स्टार्टिंग में आए तो लॉन्ग आवर्स के लिए लोगों को काम करना पड़ता था, और जो वेजेस थी, जो उनकी तनख्वाह होती थी, जो उनकी इनकम होती थी, जो उनकी सैलरी होती थी, वो बहुत ही कम रेट पे होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम सहनी पड़ी। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि काम इतना था नहीं और पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेरोजगार भी रह गए। आज के टाइम में भी वो आप देखते हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर कॉमन सी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। लोगों की, मैंने बताया, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जगह उतनी नहीं थी, रिसोर्सेज उतने नहीं थे, तो हाउसिंग की, सैनिटेशन की, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। देखिए किस तरह से भीड़ आपको पर्टिकुलर पिक्चर में देखने को मिल रही होगी। ये था
इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे देखा लोगों ने, जो लिबरल सोसाइटी और रेडिकल सोसाइटी के थे कि जो कैपिटलिस्ट है, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो जो पूंजीवादी लोग हैं जो अपना कैपिटल मेकओवर करने के लिए दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स ने आवाज़ उठाई। यहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स ने आवाज़ कैसे उठाई, जहाँ पे भी उन्हें दिखता था कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा शोषण हो रहा है, वो वहीं पर अपने जो है स्पीच स्टार्ट कर देते थे और उन्हें सुनने के लिए लोग जो है वहाँ इकट्ठे हो जाया करते थे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स प्राइवेट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में, तो मुनाफा किसका हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंसान का हो रहा है। ठीक है, पूरी सोसाइटी का नहीं हो रहा है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, और ये लिबरल्स और रेडिकल्स खुद भी प्रॉपर्टी ऑनर्स और एम्प्लॉयर्स हुआ करते थे। ठीक है, मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज। ठीक है, वो अपनी पूंजी को किस तरह बनाया करते थे, दूसरों से व्यापार कर कर, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन वेंचर्स को, मतलब रूट्स को आगे बढ़ाकर वो सोचते थे इससे जो है हम सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे लिबरल्स और रेडिकल्स जो है मूवमेंट करते हुए। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये बिलीव करते हैं कि जब तक हम सोसाइटी को, ठीक है, पढ़ाएंगे नहीं, उसको उसके रिसोर्सेज के बारे में, उसको उसके राइट्स के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक कि कोई भी देश जो है डेवलप नहीं हो सकता। वो पर्टिकुलर एरिया जो है, वो पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हेल्दी और एजुकेटेड सिटीज़न की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस बात में बिलीव रखते थे और ये अपोज करते थे उन प्रिविलेजेस का जो कि बर्थ से ही लोगों को मिली हुई है। एरिस्टोक्रेट्स को जो प्रिविलेजेस बर्थ से मिली हुई है, मतलब राजा का बेटा है तो वो राजा है, या फिर जमींदार का बेटा है तो वो जमींदार है, उसको ज़मीन कमानी नहीं है, उसको ज़मीन जो है उसकी पुश्तैनी मिली हुई है। ठीक है, तो वो इस चीज़ का अपोजिशन करते थे और फर्मली बिलीव दैट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज, की हर किसी की अलग मेहनत है, उसको उसकी मेहनत के अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो जनरली हमने देखा कि लिबरल्स और रेडिकल्स इस तरह के मोर्चे लेकर लोगों के सामने आते थे और लोगों को समझाते थे कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ऐसे ही झुकते जाओगे तो क्या होगा, जो कैपिटलिस्ट हैं वो आपका एक्सप्लॉयटेशन करके और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी प्रॉफिट मेकिंग होगी। इससे फ़ायदा किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट ग्रुप का होगा, ना कि जनरल या कॉमन पॉपुलेशन का। ओके, इस तरह से आपको बहुत सारे 19th सेंचुरीज़ के अंदर पॉलिटिकल टेंडेंसीज देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप डिफरेंट रिवॉल्यूशन होते हुए दिखोगे और इन्हीं रिवॉल्यूशन को करने वाले जो थे उन्हें हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा याद होगा आपको, जब मैंने बताया था 10th में आप ज़्यादा बेटर पढ़ोगे रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में कि किस तरह से इटली में, किस तरह से जर्मनी में आप रिवॉल्यूशनरी देखोगे। उनमें से एक नाम जो है मैं आपको अभी बता रही हूँ, जिसका नाम है जीसेप मैज़िनी। ठीक है, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, इटली के एक जो अब देखो जो खिलाफत करता है ना शासन की, ठीक है, मतलब जो किसी न किसी तरह का जो है क्रांति लाने की बात कर रहे हैं तो उनको हम क्रांतिकारी कहते हैं और वही क्रांतिकारी जो है रिवॉल्यूशनरी होते हैं। और यहाँ पे जिन्होंने क्रांति लाने की बात करी थी वो कौन थे, लिबरल और रेडिकल्स। लोग किनको सपोर्ट कर रहे थे, लिबरल और रेडिकल्स को। ठीक है, जनरली, और उन्हीं लिबरल और रेडिकल्स जो आगे जाकर क्या बन गए, रिवॉल्यूशनरीज। और उनमें से ही 1815 के टाइम में आपको एक रिवॉल्यूशनरी देखते हुए मिलेंगे जिनका नाम है जीसेप मैज़िनी, जो जनरली क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो इटली बट गया है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में बट गया है, अलग अलग एरिया में बट गया, उसको वो यूनिफाई करना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि एक इस तरह की गवर्नमेंट आए जो कि किससे बनी हो, रिप्रेजेंटेटिव से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनी हो, ना कि मोनार्की से। ओके।